हेलो स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, अब इसका SN2 पार्ट स्टार्ट होने वाला है। SN2, ठीक है। SN1 हम सीख चुके थे, तो आज स्टार्ट करने आ रहे हैं SN2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम SN2 क्यों कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नाम है, कि 2 क्यों आया है ये भी ऑर्डर की वजह से आया है। आपने देखा था SN1 रिएक्शंस में जो ऊपर 1 लगता था वो उसका ऑर्डर होता था, उस रिएक्शंस का ऑर्डर था। तो यहाँ पर भी जो SN2 रिएक्शंस आप सीखने जा रहे हो, इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा वो 2 आएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? SN2, ठीक है। चलिए इस रिएक्शंस के बारे में हम देखते हैं। आपको आई थिंक पता होगा, हमने जब SN1 रिएक्शंस पढ़ा था उसमें हमने एल्काइल हैलाइड एज ए रिएक्टेंट लिया था, हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था, हमने पोलर प्रोटिक मीडियम लिया था, और आगे जो प्रोडक्ट्स बने थे वो आपके सामने थे उस समय, ठीक है। अब SN2 रिएक्शंस में आप अगेन एल्काइल हैलाइड लीजिए, इसमें अगेन आप क्या लीजिए? एल्काइल हैलाइड। ये देखिए CR1 R2 R3 और ये X। एल्काइल हैलाइड में मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, जो X है मेरे पास वो क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप है, इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने आ रहा है। डिफरेंट क्या? यहाँ पे मीडियम में थोड़ा चेंज करूंगा। मीडियम जो मैं पोलर प्रोटिक लेता था SN1 में, यहाँ हम पोलर एप्रोटिक मीडियम लेंगे। पोलर एप्रोटिक मीडियम की बात करूं मैं तो कौन सा हो सकता है वो? CH3OCH3। ये देखिए ईथर एज ए मेरे पास पोलर एप्रोटिक मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं आखिर होता है क्या है SN2 रिएक्शंस में, ठीक है। SN2 रिएक्शंस की बात करें हम तो यहाँ पे देखिए इस एल्काइल हैलाइड में एज एक पोलर बॉन्ड है तो डेल प्लस, और यहाँ क्या होगा? डेल नेगेटिव, ठीक है। पोलर एप्रोटिक मीडियम एनाइंस को, कौन सा? ये एनाइंस न्यूक्लियोफाइल। एनाइंस को क्या करता था? याद है आप लोगों को, जब हमने सॉल्वेंट पढ़ा था तो बताया था मैंने, पोलर एप्रोटिक मीडियम एनाइंस को रिपेल करता है। रिपेल करता है कि वो जाए और अपना लॉन पेयर डोनेट करे रिएक्टेंट्स को जाकर, जो भी आपने सबस्ट्रेट ले रखा है। तो यहां पर भी वही होगा, पोलर प्रोटिक मीडियम यहां इस न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन करेगा। रिपल्शन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अपना लॉन पेयर देने के लिए जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लॉन पेयर हैं, वो लॉन पेयर किसको दे सकते हैं? जो डेफिशिएंट है। अब ये डेफिशिएंट कौन है? यहाँ डेफिशिएंट दिख रहा है C पे डेल प्लस, हालांकि कंप्लीट डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है इस पे, पार्शियल डेफिशिएंसी। तो न्यूक्लियोफाइल अपना लॉन पे देने के लिए इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है। हमने SN1 पढ़ा था, SN1 में क्या हुआ था? SN1 में पोलर प्रोटिक मीडियम लिया गया था, तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्शन में ले लिया था, और लिविंग ग्रुप भी खुद ही अट्रैक्शन में आके निकल गया था बाहर। तो इसलिए वहां पे कार्बोकेटायंस बना था पहली स्टेप में, लेकिन यहाँ पे कोई और स्टेप नहीं बन रही। यहाँ केवल पोलर एप्रोटिक मीडियम जो है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल सीधे अपना लॉन पे दे रहा है C डेल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मुझे केवल एक ही स्टेप समझ में आ रही है, बस एक ही स्टेप होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि जिसमें न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक कर रहा है जाकर, और यहाँ से अब लिविंग ग्रुप निकलने वाला है, ठीक है। और ये जो बीच में हम जो सोच रहे हैं, जो स्टेट मेरे पास आने वाली है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप जाने वाला है, उस स्टेट को आप बोलोगे ट्रांजिशन स्टेट। याद रखिए, ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजिनरी स्टेट होती है। ये एक इमेजिनरी स्टेट है, तो CR1 R2 R3, ये देखिए मैं डैश 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 से में क्या बताना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और इस तरह का जो डैश बनाने वाला हूं मैं, उससे मुझे पता लग रहा है कि लिविंग ग्रुप निकलने वाला है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब इमेजिनरी, सोचा हुआ बस केवल बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में होगा सर न्यूक्लियोफाइल को आप बैक से क्यों लेके आए, फ्रंट से क्यों लेके नहीं आए? तो सोचिए आप लोग, SN1 में लिविंग ग्रुप निकल जाता था, और जब लिविंग ग्रुप निकल जाता था आपका, तो उस समय आपके पास फ्रंट और बैक दोनों ऑप्शन होते थे सब्स्टिट्यूशन के लिए। बट यहाँ पे लिविंग ग्रुप अभी फिलहाल निकला नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से आएगा तो उसको इस X से रिपल्शन मिलेगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहां से आना पसंद करेगा? यहाँ बैक से, और बैक सब्स्टिट्यूशन आगे करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है मेरे पास है वो क्या बनने वाला है, इन्वर्जन। अगर आप इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी के मीडियम से देखें तो यहाँ पे आप बोलोगे जो सर मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बैक सब्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाए देते हैं CR1 R2 R3 और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म हो गया, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद खुद सब्स्टिट्यूट हो गया और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SN1 का मैकेनिज्म, सॉरी SN2 का मैकेनिज्म है पूरा ये। अब इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके की पॉइंट्स देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए अब साथ साथ में मैं आप लोगों को SN1 के साथ इसको कंपेयर करके बताते रहूंगा आप लोगों को मैं। तो SN2 की बात करें तो पहला की पॉइंट्स आ रहा है इसका, फर्स्ट की पॉइंट्स ये देखिए, इसके की पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट की पॉइंट से ये वन स्टेप रिएक्शंस, ठीक है, जबकि SN1 कौन सी थी, टू स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें मीडियम जो है, मीडियम पोलर एप्रोटिक लिया जाता है, जबकि SN1 में क्या यूज किया गया था, पोलर प्रोटिक मीडियम। यहां कौन सा यूज कर रहे हैं, पोलर एप्रोटिक। नेक्स्ट बात करें इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा आप लोग। स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अटैक करवाना है, यहाँ जो एल्का हैलाइड उस पर अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग से एनाइनिक लेना पड़ेगा, कैसा, एनाइनिक। जबकि SN1 में आपने कैसा लिया था, वीक मींस कैसा, न्यूट्रल लिया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसमें तो देखिए इसमें एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो एक ही स्टेप की रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। पता आपको कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और किसी रिएक्शन की रेट अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शंस आप निकालने जा रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा, जो एल्का हैलाइड आपने लिया है और जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखें तो पहली स्टेप में जो एक ही स्टेप थी, इसमें वन स्टेप रिएक्शंस थी। इस वन स्टेप रिएक्शंस में एल्का हैलाइड पे अटैक होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे ही डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे वन ऑर्डर इसका और वन ऑर्डर इसका, तो मिला के टोटल ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो आप बोलेंगे सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना आएगा, 2। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, SN2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए मुझे SN2 की रिएक्टिविटी बतानी है, मुझे SN2 की रिएक्टिविटी बतानी है। SN1 की रिएक्टिविटी बताने के लिए मैंने कार्बोकेटाइंस देखा था, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइंस बनता था, और जब कार्बोकेटाइंस बनता था तो SN1 की रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती थी। बट यहाँ पे तो अगर बात करूँ SN2 की बात करूँ मैं, तो SN2 तो केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइंस फॉर्म नहीं हो रहा। तो SN2 रिएक्शंस किस पे डिपेंड करे, इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करे, हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शंस फास्ट कब होगी, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप खुद सोचिए, यहाँ पे पहली स्टेप में हुआ क्या, जो सिंगल स्टेप थी उसमें हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने अपना लॉन पे दिया। अब आप खुद सोचिए, न्यूक्लियोफाइल के लॉन पे देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी इजीली अपना लॉन पे देगा, तो उस रिएक्शंस को आप बोल सकते हो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है और उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो जितना इजीली अटैक उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो SN2 की रिएक्टिविटी के लिए आप बोलोगे किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं मैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी याद होगा आपको, ये डिपेंड करता है 1/स्टेरिक क्राउड। कहां पढ़ा ये आपने,
ये पढ़ा आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी नाम के बेसिक जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि किसी न्यूक्लियोफाइल के लोन पे देने की टेंडेंसी स्टेरिक क्राउड के इन्वर्सली होती है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ SN2 की रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड कर रही है, साथ में स्टेरिक क्राउड के इन्वर्सली है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे बोले कि जो आपने एल्का हैलाइड लिया है RX, एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री और एक है 3 डिग्री, तो बताइए किसमें स्टेरिक क्राउड कम होगा? आप बोलेंगे 1 डिग्री में कम होगा, 2 डिग्री में थोड़ा ज्यादा होगा और 3 डिग्री में स्टेरिक क्राउड और ज्यादा होगा। तो यहाँ पे SN2 की रिएक्टिविटी का, अगर कोई SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो आंसर आएगा आपका 1 डिग्री पे सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डिपेंड करेगा एल्का हैलाइड कैसे रहता है वो आपको। जो एल्का हैलाइड देगा 1 डिग्री देगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, 2 डिग्री कम और 3 डिग्री की सबसे कम। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। देखिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। ये जब सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पे दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पे दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में लिविंग ग्रुप भी तो निकल रहा है। लिविंग ग्रुप के निकलने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्शंस भी क्या होगी, जल्दी होगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर SN2 की जो रिएक्टिविटी है, SN2 की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी किस पे, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो एल्का हैलाइड आप ले रहे हो वो आपका RI हो तो बेस्ट है, अगर RBr हो तो थोड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। RCl पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और RF की अगर बात करें तो ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है, यहाँ तो रिएक्शंस ही नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं SN1 जो आपने पढ़ा था, SN1 में रिएक्टिविटी निकालने के लिए क्या कंसेप्ट था, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी देखो, और दूसरा कंसेप्ट क्या था, लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे SN2 की बात करें तो SN2 में मेरे पास दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट है स्टेरिक क्राउड देखूं, और दूसरा कंसेप्ट क्या है मेरे पास, एज ए लिविंग ग्रुप देखूं। मतलब लिविंग ग्रुप के मामले में SN1 SN2 की रिएक्टिविटी सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये आपको की पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है इसका, ये देखिए, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो 100% कौन सा होगा, इन्वर्जन होगा। वो 100% इन्वर्जन होगा, कौन सा प्रोडक्ट, जो SN2 होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे SN2 समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूँ। SN1 SN2 में दोनों में डिफरेंस, SN1 2 स्टेप की रिएक्शंस थी, SN2 1 स्टेप की रिएक्शंस है। SN1 में प्रोटिक मीडियम और वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एप्रोटिक मीडियम। SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती थी कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी पर और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। SN2 में रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे, साथ में स्टेरिक क्राउड के इन्वर्सली। ठीक है, SN1 में रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म होता था, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म होते थे। यहाँ SN2 में ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और सबसे मेजर पॉइंट क्या है इसमें, मेजर पॉइंट है इसमें SN1 में कार्बोकेटायंस बनता था, और जब कार्बोकेटायंस बनता था तो उसमें आप रीअरेंजमेंट कर सकते थे, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकते थे, क्योंकि कार्बोकेटायंस फॉर्म हुआ है। जबकि SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोई कार्बोकेटायंस फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये SN2 रिएक्शंस क्लोज हो रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पे कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, वो क्वेश्चंस देखेगा ताकि आप लोगों को SN1 SN2 के बीच में, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस पता लगे और ये पता लगे कि SN1 SN2 के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको अरेंज करना है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट दिया मैंने आपको, फर्स्ट ये रहा Cl Br आयोडीन। ठीक है, और ये है मेरे पास में SN1 की रिएक्टिविटी, ऑर्डर अरेंज करिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है
देखिए ध्यान से, ये रहा Cl Cl Cl, यहां आपको SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है। तीसरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। फोर्थ देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चंस मेरे पास हैं। इस 4 क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह अपनी रिएक्टिविटी अरेंज करना सीख गए हैं। तो ये देखिए मैंने SN1 के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, कि SN1 की रिएक्टिविटी आप अरेंज करिए। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप पहले क्वेश्चंस में देखें इसमें, तो ये देखिए सबसे पहले लिविंग ग्रुप पर जाइए आप। लिविंग ग्रुप बेस्ट कौन सा होता है आपको पता हो शायद, तो आयोडीन सबसे बेस्ट होता है। मैंने कहा था आप लोगों को कार्पेटेंस की स्टेबिलिटी अलग बात है, लेकिन उससे पहले आप लिविंग ग्रुप को जरूर देखेंगे। तो यहाँ लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी किसकी अच्छी है, यहाँ आयोडीन की, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बनना चाहिए आपके पास, 3 2 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में आता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लिविंग ग्रुप सेम है। जब लिविंग ग्रुप सेम है तो क्या करें, तो यहाँ पे हम कार्पेटेंस की स्टेबिलिटी देखेंगे। और कार्पेटेंस कैसे बनाना आप लोगों को, Cl हटाइए प्लस आई। अब आइडिया होगा आप लोगों को, SN1 रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप निकलता था, कार्पेटेंस बनता था, उसकी स्टेबिलिटी देखते थे। तो यहाँ पे ये Cl निकलेगा तो प्लस आएगा, ये Cl निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा। अब बताइए ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आई थिंक एंटी एरोमेटिक बन गया। पता होगा साइक्लिक रेजोनेंस और साथ में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, एंटी एरोमेटिक। इसमें कोई साइक्लिक रेजोनेंस तो है नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब रेजोनेंस है, तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये कार्पेटेंस ओनली कौन सा है, 2 डिग्री है। तो ये बताइए एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और इतने अनस्टेबल होते हैं कि वहां तो कोई रिएक्शंस ही प्रोसीड नहीं होती है। याद रखिए एंटी एरोमेटिक जब कभी बन गया किसी रिएक्शंस में, तो रिएक्शंस प्रोसीड ही नहीं होगी, वहां लिख के आइएगा नो रिएक्शंस। तो कहने का मतलब फर्स्ट तो मेरे पास रिएक्शन ही नहीं देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में। अब इन दोनों की बात करूं मैं, तो कार्बोकेटाइंस ज्यादा स्टेबल किस पे होता है, रेजोनेंस पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 2 3 एंड लास्ट में कौन सा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन मेरे पास जो है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको लगेगा सर Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन, तो मेरा आंसर यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, 1 ग्रेटर देन 2। लेकिन आप जरा एक बार ध्यान से देखिए, ये ब्रोमीन जो एज ए लिविंग ग्रुप है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई, ये क्या होता है, ये एक रेजोनेंस होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। तो लोन पेयर सिग्मा पाई इसका मतलब रेजोनेंस है। रेजोनेंस होगा तो यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और जो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज एटम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज एटम है Br, ठीक है, वो स्टेबल होगा, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया है, उस वजह से ये Br यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। SN1 में होता है क्या है, मुझे SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है। SN1 में पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, फिर कार्पेटेंस बनता है, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जब लिविंग ग्रुप निकल ही नहीं पाएगा तो यहाँ रिएक्शन हो पाएगा नहीं। इसको देखिए, ये कोई रेजोनेंस में नहीं है, ये निकल जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 डिग्री बनेगा। तो आप लोगों को साथ साथ में ये भी देखना है, अगर कोई लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वो इजीली नहीं निकलेगा, तो वहां पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल लो हो जाएगी रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा मेरे पास, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये देखिए आंसर, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस Cl को आप हटाओगे प्लस आएगा, तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री।
और अगर इस Cl को आप हटाओगे प्लस आएगा तो क्या मिलेगा, हटाने के बाद क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर यहां रेजोनेंस था तो आपने रिएक्शंस नहीं कराई। देखिए लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में था इसलिए वो रिमूव नहीं हो पाया, और यहाँ क्या है, यहाँ लिविंग ग्रुप को निकाल दिया गया है उसके बाद रेजोनेंस आ रहा है। तो मतलब यहाँ लिविंग ग्रुप निकल गया है और कार्पेटेंस बन गया है, फिर मैं उसकी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, और यहाँ तो कार्पेटेंस बना ही नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, यहाँ आएगा आंसर 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कार्बोकेटाइंस रेजोनेंस पे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर आई थिंक समझ में आ गया होगा SN1 के लिए। तो चलिए हम थोड़े से SN2 पे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, देखते क्वेश्चंस। ये देखिए SN2 पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। SN2 पे क्वेश्चन से क्लोरीन, ये ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा क्वेश्चन है क्लोरीन, क्लोरीन। तीसरा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और ये 5 के 5 क्वेश्चंस SN2 रिएक्टिविटी के लिए, SN2 की रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो मुझे यहाँ पे SN2 की रिएक्टिविटी बतानी है, और पता होगा SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक क्राउड के इन्वर्सली होता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो SN2 की रिएक्टिविटी जब एल्का हैलाइड 1 डिग्री होगा उस पर बेटर होगी, 2 डिग्री पे कम होगी, और 3 डिग्री पे सबसे कम होगी। तो यहाँ पे अगर आप जज करें तो ये तीनों ही 1 डिग्री हैं। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग मैंने कहा था सबसे पहले लिविंग ग्रुप चेक करिएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया होगा शायद बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा, आयोडीन। उसके बाद में कौन सा, ब्रोमीन, और सबसे कम कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा आना है, 3, 2 एंड 1। ये देखिए, तो यहाँ पे तीनों ही 1 डिग्री थे। ठीक है, तो मैंने लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से देखा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से मेरा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आऊं मैं। सेकंड क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप सब में सिमिलर है। तो आप यहाँ पे एल्का हैलाइड की डिग्री देखोगे, जो एल्का हैलाइड स्टेरिक क्राउड कम होता है, मतलब 1 डिग्री, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, 2 डिग्री कम, और 3 डिग्री की सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ये बताइए इन तीनों में रिएक्टिविटी SN2 के लिए किसकी ज्यादा होगी, 1 डिग्री वाले की। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब आप पूछेंगे सर आप SN1 रिएक्शंस में पहले लिविंग ग्रुप निकाल रहे थे और फिर कार्बोकेटाइंस बन रहा था, आप लिविंग ग्रुप निकाल रहे थे, कार्बोकेटाइंस बन रहा था, फिर कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी आप चेक कर रहे थे। वो SN1 रिएक्शंस थी, वहां कार्बोकेटाइंस बनता था। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपके पास SN2। SN2 में कोई कार्बोकेटाइंस नहीं बनता, और जब कार्बोकेटाइंस नहीं बनता तो हम कहां से चेक करेंगे इसके रिएक्टिविटी को, न्यूक्लियोफिलिसिटी से, मतलब 1 स्टेरिक क्राउड से। वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए कार्बोकेटाइंस में नहीं बनाना किसी में भी। ठीक है, तो चलिए मेरे पास 1 और 2 क्वेश्चंस तो हो गए। ये क्वेश्चंस तो अपने NCERT में मिल जाते हैं, लेकिन आप जरा बताइए मुझे, इस तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए दोनों ही 1 डिग्री हैं, लिविंग ग्रुप भी सेम है, डिग्री भी सेम है। और क्या चेक करूं मैं, लिविंग ग्रुप सेम, डिग्री सेम, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये लिविंग ग्रुप, देखिए ध्यान से, ये लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लोन पेयर सिग्मा पाई। और लिविंग ग्रुप अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वहां से निकलेगा ही नहीं,
और अगर लिविंग ग्रुप नहीं निकला तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे आपके पास में आंसर क्या आना चाहिए, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आगे से रेजोनेंस स्टेबलाइज लिविंग ग्रुप को आप लोग DBC बोलोगे। DBC का मतलब होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब भी कोई लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में आएगा तो मैं आपको सिंपल सा बोलूंगा DBC में आ गया, और DBC में आने की वजह से वहां पर रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। उस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बन गए 3 तक। उसके बाद में थोड़ा आगे चलता हूं। ये देखिए, ये देखिए 4 और 5 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 4 और 5 क्वेश्चंस बेटर क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तक हमारा दिमाग जाता नहीं है। दिमाग जाने वाली बात क्या है इसमें बता देता हूं आप लोगों को मैं। देखिए, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ओके, लिविंग ग्रुप Cl है, लिविंग ग्रुप Cl है, डिग्री भी सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है, तो मैं कहां से चेक करूं? आप बोलेंगे सर Cl को हटाओ, प्लस आएगा, रेजोनेंस मिलेगा। अरे भाई यहाँ तो कार्बोकेटायंस बनता ही नहीं है, और जब कार्बोकेटायंस नहीं बन रहा तो रेजोनेंस कैसे फिर? अगर कार्बोकेटायंस नहीं बनेगा तो इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कहाँ मिलेगा फिर, बताओ आप। तो यहाँ पे मैं कार्बोकेटायंस तो बना नहीं सकता, तो मैं कैसे चेक करूँ? मैं कैसे चेक करूँ? तो यहाँ कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, CR1 R2 R3X। आपने SN2 रिएक्शंस के लिए देखा था, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता था, किस पे अटैक करने के लिए आता था? इस कार्बन पे। और कार्बन पे कौन सा चार्ज होता था? डेल प्लस। एक्स पे कौन सा चार्ज होता था? डेल नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, या फिर आप ये बोलिए कि लॉन पे देने के लिए आ रहा है। किसको? इस C को, जिस पे डेल प्लस चार्ज है। अब आप ये सोच के बताइए, न्यूक्लियोफाइल जो मेरे पास है, ये लॉन पे देने के लिए C पे आ रहा है। इसके C पर कार्बन पे आने की टेंडेंसी ज्यादा कब बढ़ जाएगी? इसके कार्बन पे आने की टेंडेंसी कब ज्यादा बढ़ जाएगी? जब C पे डेल प्लस ज्यादा होगा। जब C पे डेल प्लस जितना ज्यादा होगा, उतना न्यूक्लियोफाइल के इस कार्बन पे आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे X मेरे पास और ले लीजिए। X क्या लूंगा मैं? X तो मेरे पास एक लिविंग ग्रुप है जो फिक्स कर दिया गया है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ना है क्या? नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों ही क्लोरीन है, तो दोनों का ही सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो और क्या सोचूं मैं? आप और ये सोच सकते हैं कि कार्बन के पीछे लगे ये एल्काइल ग्रुप, कार्बन के पीछे लगे एल्काइल ग्रुप, ये जो भी ग्रुप पीछे लगे हुए हैं, अगर ये ग्रुप आपका -I दे, ये ग्रुप अगर आपका -I दे, ठीक है, तो -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, और जितना खींचेंगे उतना C पे डेल प्लस पड़ेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, SN2 में कोई कार्बोकेटायंस नहीं बनता। SN2 में न्यूक्लियोफाइल अपना लॉन पे देने के लिए आता है C पे, कार्बन पे, जिस पे डेल प्लस है। डेल प्लस का मतलब पार्शियल चार्ज। तो आप खुद सोचिए उस पार्शियल चार्ज को कैसे बढ़ाएं। अगर हम उसके पीछे, उस कार्बन के पीछे -I वाले इफेक्ट लगा दें, तो -I वाले जितना खींचेंगे उस पर डेल प्लस बढ़ेगा। जितना डेल प्लस बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा, और न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी आएगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये बताइए सोच के, डबल बॉन्डेड कार्बन ये अपना कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? -I। और ये सिंगल बॉन्डेड जो मेरे पास कार्बन है, ये अपना कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? +I। तो बताइए, इस कार्बन, ये रहा कार्बन जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये रहा कार्बन जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, किस कार्बन पे डेल प्लस ज्यादा बढ़ेगा? इस कार्बन पे डेल प्लस ज्यादा बढ़ेगा। और इस कार्बन पे जो डेल प्लस ज्यादा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पीछे से -I ज्यादा खींच रहा है, और डेल प्लस जब ज्यादा बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली आ पाएगा। तो SN2 की रिएक्टिविटी में याद रखिए, जब भी डिग्री सेम हो जाए, लिविंग ग्रुप सेम हो, तो आप केवल क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखेंगे कि भाई उसके पीछे कौन सा इफेक्ट लग रहा है। जो ज्यादा मेजर आई इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट? -I इफेक्ट, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर आंसर आएगा आपके पास 1 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो 5 नंबर क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो ये
CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास माइनस आई लगाता है, डबल बॉन्ड कार्बन भी माइनस आई लगाता है। और GOC में सीखा होगा जिनके पास मल्टीपल पोलर बॉन्ड होते हैं उनका माइनस आई मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल पोलर बॉन्ड देखिए, ये पोलर बॉन्ड है, आप बोलेंगे ये भी पोलर बॉन्ड है, नहीं, ये तो दोनों सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। यह क्या है, यह EN का डिफरेंस है। तो ये मल्टीपल पोलर बॉन्ड है, इसका माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू इसका। तो आंसर कौन सा आएगा, 1 इज गेटेड। याद रखिए ये जो मल्टीपल पोलर बॉन्ड होता है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O वाला, इसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए, इसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए आप कह सकते हो कई लाख टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मतलब कुछ ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस भी बता दिया, कैसे करने क्वेश्चंस कैसे नहीं करने, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इसमें, ठीक है। एक और छोटी चीज़ मैं बताया हूँ आप लोगों को इसमें, देखिए एक और चीज इसमें, अगर मान लीजिए मेरे को कोई क्वेश्चन दिया गया इस तरह का, ये देखिए यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर मुझसे कहता है कि यहाँ पे आप SN1 रिएक्शंस कराइए और यहाँ कहता है मुझसे SN2 कराइए रिएक्शंस, तो आप पहली बात तो ये देखिए SN1 रिएक्शंस अगर मैं कराना चाहता हूँ उस पर, तो ये Cl को रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि SN1 में पहले आपको कार्बोकेटाइंस बनाना होता है। तो अगर आपने Cl को रिमूव किया तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इधर आएगा प्लस चार्ज, इधर कार्बोकेटाइंस आएगा। और कार्बोकेटाइंस ये 2 डिग्री पे स्टेबल होगा या 3 डिग्री पे स्टेबल होगा, 3 डिग्री पे स्टेबल होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल को मैं NU नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ सोचिए, इसमें SN1 रिएक्शंस करा रहे हो तो क्या पैटर्न था हमारा, लीविंग ग्रुप को निकालो, कार्बोकेटाइंस बनेगा, कार्बोकेटाइंस बना कितने डिग्री पे, 2 डिग्री पे, कहाँ बेटर होगा स्टेबल, 3 डिग्री पे। तो यहाँ आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, और जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकेटाइंस का, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल को कैसे लगाएं, फ्रंट में या बैक में। देखिए फ्रंट सब्स्टिट्यूशन या बैक सब्स्टिट्यूशन ये आपके एज ए फिशर प्रोजेक्शन में आएगा, क्योंकि वो 3D होती है। फिशर प्रोजेक्शन या वेज प्रोजेक्शन, ये तो मेरे पास नॉर्मल एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूले है, तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं बताने की कि भाई फ्रंट से आएगा या बैक से आएगा, आपको सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है मेरे पास, ये समझ में आया आप लोगों को। और अगर मैं SN2 की बात करूं, SN2 के लिए मैं न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव ले लेता हूं, तो SN2 में कोई कार्बोकेटाइंस नहीं बनता, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सीधा न्यूक्लियोफाइल आएगा, Cl को हटाएगा, खुद लग जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रहा प्रोडक्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे SN1 जब भी रिएक्शंस आप करा रहे हो तो कार्बोकेटाइंस बनाओ पहले, लीविंग ग्रुप को निकालने के बाद रीअरेंजमेंट कराओ, उसके बाद अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच करो। जबकि SN2 में सिंगल स्टेप में कर डालो, सीधा आप लीविंग ग्रुप निकालो, वहां पे न्यूक्लियोफाइल को आप बिठा दीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही सफिशिएंट है। अब आप लोगों के पास में जो भी वर्कशीट हो या कोई बुक हो MS चौहान या फिर कोई भी अदर बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें SN1 SN2 की रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन सारे बना लेना। मैं वापस कह रहा हूँ, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी पे क्वेश्चंस बनाना ओनली, ठीक है। अभी जो रिएक्शंस की एप्लीकेशंस है इनकी, वो एप्लीकेशंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी वर्कशीट या अपने जो भी बुक्स वगैरह को फॉलो करते हो, तो उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 50 से 100 क्वेश्चंस तक आई थिंक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो लगाइए आप, हेलो एल्केन्स चैप्टर में मिलेंगे आपको ये क्वेश्चंस SN1 SN2, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।